हे फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है आरआरबी पीओ 2023 प्री एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन कुछ दिनों बाद ही कंडक्ट होने वाला है। अप्रॉक्स 15 दिन के आसपास जो है आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन में अब बचे हैं। और ये जो लास्ट का टाइम होता है, लास्ट के जो कुछ दिन बचे होते हैं, जैसे कि अभी 15 दिन बचे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि इसके अंदर आप जो चीज़ करेंगे वो चीज़ आपको श्योरिटी देगी कि आपका सिलेक्शन होगा, आपका प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम कुछ मिस्टेक्स होती है अगर वो करते रहेंगे तो फिर बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको पता है कि जैसे कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है और छोटी सी मिस्टेक से आपका जो है आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सी चीज़ें करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं करनी है, आपको डेली मॉक नहीं देना है। आपको देखिए बहुत से लोग जो है, बहुत से यूट्यूबर्स आपको या बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको ये चीज़ एडवाइस करते होंगे कि आप डेली बेसिस पे मॉक दीजिए। और हो सकता है कि उनकी पर्टिकुलर ये स्ट्रैटेजी उनके खुद के काम आई हो, पर जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी रही है, आज तक मैंने जितने भी आईबीपीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया या फिर आईबीपीएस पीओ का प्री था या एसबीआई पीओ का प्री रहा, जो भी एग्जामिनेशन रहा, या एसआईसी जो कि आपको पता है बैंकिंग पैटर्न पे ही होता है, तो जितने भी एग्जामिनेशन रहे, मेरी कभी ये स्ट्रैटेजी नहीं रही कि मैंने डेली बेसिस पे मॉक दिया। इसके कुछ रीजंस थे इंपॉर्टेंट। वो ये थे कि पहली रीज़न देखिए कि मेरे को मॉक देना बहुत बोरिंग काम लगता था, आज भी बहुत बोरिंग काम लगता है। अब मैं अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अगर मॉक दे रहा हूँ तो मुझे बहुत बोर लगता है वो चीज़, और मैं वो नहीं देता। तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता सामने वालों की कि आप इतना बोरिंग काम कीजिए कि आपको वो करने का मन ही ना करे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हो सकता है ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए कि अगर आप डेली मॉक देते हैं, जो मेन रीज़न है मेरे मना करने का कि आप डेली मॉक मत दीजिए, कि अगर आप डेली बेसिस पे मॉक देंगे तो आपको उसको एनालाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। और अगर एनालाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा तो फिर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता कि आपने मॉक दिया या नहीं दिया। क्योंकि आपके अगर मान लीजिए 50 मार्क्स आए हैं और आपको लगता था मॉक देने के बाद में कि नहीं यार मेरे 60 मार्क्स आ सकते थे, 10 मार्क्स में और निकाल सकता था इसे मॉक के अंदर से, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, अगर आप एनालाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, कि 10 मार्क्स वो जो आप निकाल सकते थे वो कौन से सेक्शन से निकाल सकते थे, कौन से क्वेश्चंस आपके थे जो आपसे छूट गए पर आप कर सकते थे, या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें आपको ज़्यादा टाइम लगा और जो कम टाइम में किसी दूसरे मेथड से हो सकते थे। इसलिए आप डेली बेसिस पे मॉक मत दीजिए। आप 2 दिन में एक बार मॉक दीजिए। आप आज मॉक दीजिए और कल उस चीज़ का एनालिसिस कीजिए, या फिर आज उस चीज़ का एनालिसिस कीजिए। सबसे बेस्ट है आप मॉक दीजिए, आप आज उसको एनालिसिस कीजिए, वापस शाम को, जैसे आपने सुबह मॉक दिया, दिन में मॉक दिया, शाम को या रात को आप एनालिसिस कीजिए अच्छे से बैठ के। 1-1.5 घंटे तक आराम से बैठिए, तसल्ली से सारे क्वेश्चंस को देखिए कि कौन से क्वेश्चंस में आपको टाइम लगा है, कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको लगता था कि नहीं यार मैंने उस टाइम पे गलत मेथड यूज़ कर लिया, ये थोड़ा टाइम टेकिंग मेथड है, मेरे को दूसरा मेथड यूज़ करना चाहिए था, वो क्वेश्चन चूज़ कीजिए। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हो जाते हैं जो आपने सॉल्व किए, लेकिन उसके बाद में आपको सॉल्व करने के बाद में थोड़ा सा वो गलत हो गए जब आपने देखा उनको। क्योंकि अगर आपने उनको टाइम दिया है, आपको लगता था कि यार ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएंगे, लेकिन टाइम देने के बाद में भी अगर वो क्वेश्चंस गलत हो गए तो वो क्वेश्चंस क्यों गलत हो गए, आपको वो क्वेश्चंस को ध्यान देना है। उसके बाद में आपको जो क्वेश्चंस आपने स्किप करे थे, उससे पहले आपने जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस करे होंगे, कि आपको लगता था कि अगर टाइम बचेगा तो मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर आऊँगा, वो देना है। और फिर लास्ट में आपको जो स्किप्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको देना है। लेकिन करना पूरा पेपर सॉल्व है, पूरा मॉक आपको एक बार करके देखना है। ऐसा नहीं कि मॉक दे दिया और उसके बाद में उसको छोड़ दिया, जितने मार्क्स आ गए देख लिए कि हाँ यार 50 मार्क्स आ गए और अब आगे मुझे उसको देखना ही नहीं है, दूसरा मॉक देना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट में 15 दिन बचे हैं। अगर इस टाइम पर आप ये लापरवाही करेंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे और ये चीज़ आपको बहुत महंगी पड़ेगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया मॉक के लिए, और पढ़ने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, कि आपको अब लास्ट में आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग है जैसे कि, और रीजनिंग ऐसा सेक्शन है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशली, जहाँ पे आप इजीली फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, वो भी जब आरआरबी एग्जामिनेशंस की बात है। तो उस चीज़ में मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो 2 चीज़ें करनी है रीजनिंग के अंदर। एक तो जो स्पीड रीजनिंग होती है। अब स्पीड रीजनिंग से मेरा क्या मतलब है, आपको पता है कि रीजनिंग को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ बैंकिंग एग्जामिनेशंस की, तो दो हिस्सों में कर सकता हूँ। एक चीज़ कि आपको जो स्पीड रीजनिंग होती है और दूसरी पजल वाली। अब पजल के अलावा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो आप पहले करते हैं, वन गो में करते हैं, वो क्वेश्चंस आपके स्पीड रीजनिंग में आते हैं। तो वो क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इस टाइम पे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस वो लगा सकें, और एक्यूरेसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो चुकी होंगी। आपको कुछ मार्क्स जो आपकी कट ऑफ क्लियर करने के लिए चाहिए होते हैं वो कम रह रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद में आपके वो मार्क्स आगे बढ़ जाएंगे आने वाले 15 दिनों में, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं, इस वीडियो से हेल्प होती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वापस आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी हेल्प हुई है इस वीडियो से, ठीक है।
तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको स्पीड रीजनिंग, तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं स्पीड रीजनिंग के अंदर, जो कि इनइक्वालिटीज़ होती है या फिर सिलोजिज्म हो गया या फिर उसके अलावा ब्लड रिलेशंस हो गए, और पजल के अलावा जितने भी टॉपिक्स आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स जो आप एक बारी में करते हैं, वो टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न आप उस चीज़ के प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर अगर मिल जाते हैं इस टाइम पे, तो आप उनको ज़रूर लगाइए, क्योंकि वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। क्योंकि कई चीज़ें सेम पैटर्न पे रिपीट होकर आ जाती है, पिछले 2 या 3 साल के पेपर आप देख लीजिए, और कई चीज़ें एक 2-4 क्वेश्चन अगर आपको सेम पैटर्न पे भी मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये बहुत बड़ी हेल्प होती है आपके लिए, ये चीज़ करनी है। उसके बाद में पजल्स के लिए आपको क्या करना है कि आपको डेली बेसिस पे 5 से 7 पजल लगाने हैं। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा आपको 5 से 7 पजल से ज़्यादा। और क्यों लगाने हैं आपको, किस तरह से लगाने हैं कि आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के पजल होते हैं। कोई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला पजल होता है वीकली बेस पे। उसके अलावा सर्कुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें अंदर बैठ रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं या बाहर की तरफ देख रहे हैं। और उसके बाद में भी डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस वाला पजल होता है, और भी बहुत टाइप के पजल्स होते हैं। तो जितने भी टाइप्स की 4-5-6 टाइप्स के पजल होते हैं आपको बताया डिफरेंट कैटेगरीज के, आपको हर एक कैटेगरी का हर एक टाइप का एक पजल सॉल्व करना है। टोटल ऐसे 5-6 पजल आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं। आप अगर डेली आने वाले 10 से 12 दिनों में 15 दिनों तक आप अगर हर एक पैटर्न का पजल सॉल्व कर लेंगे, तो आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगी ये चीज़ कि फिर कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए। और स्पेशली अगर आपका कोई पैटर्न पर्टिकुलर अगर आपके वीक है, जैसे कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरा जो बॉक्स पैटर्न का पजल आता था उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आती थी, तो मैं एग्जाम से जो लास्ट 10-12 दिन बचते थे उसमें उस पर्टिकुलर पैटर्न के पजल को थोड़ा सा ज़्यादा लगाता था, बाकी दूसरे पजल्स को थोड़ा सा कम टाइम देता था। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपका अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का अगर पजल है जो आपका वीक है, तो आप उसको 2-3 पजल वो लगा सकते हैं, बाकी के दूसरे वाले एक एक लगा लीजिए। इससे आपके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा और आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। अब मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है कि मैथमेटिक्स में भी आपको पता है 3 पार्ट होते हैं मैथमेटिक्स में बेसिकली। फर्स्ट होता है स्पीड मैथ्स, ठीक है, दूसरा होता है डीआई, और तीसरा होता है आपकी अर्थमेटिक। अब इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, स्पीड मैथ्स के लिए भी आपको सेम चीज़ करनी है जो मैंने आपको बताई रीजनिंग के लिए। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसमें जो नंबर सिस्टम उसमें जो मिसिंग नंबर्स आते हैं या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज आती है, जो सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पैटर्न्स एज इट इज़ पिछले 2-3 साल के पेपर्स में से 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं कई बार, तो वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट साबित हो सकती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकें आपको वो चीज़ करनी है। आपको अर्थमेटिक डेली बेसिस पे एक टॉपिक उठाना है और दूसरे टॉपिक के 1-2 क्वेश्चंस करने हैं जो आपने कर चुके हैं, या फिर आप जो मॉक दे रहे हैं और मॉक के अराउंड जब आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया या ये क्वेश्चन मैं दूसरे मेथड से कर सकता था, तो उस टॉपिक को आप पर्टिकुलर टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक के फिर आप क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए अर्थमेटिक के लिए, ठीक है। और डीआई के लिए आपको पता है 3-4 पैटर्न की डीआई आती है, जो पाई चार्ट पैटर्न की आती है या फिर बार ग्राफ डीआई आती है, और डिफरेंट कैसलेट्स वगैरह भी आते हैं, आजकल कैसलेट्स भी देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैंने पजल के लिए बताया, सेम चीज़ आपको डीआई के लिए करनी है कि डिफरेंट जितनी भी टाइप्स की डीआई होती है, 4-5 टाइप्स की, हर एक टाइप की डीआई के एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ताकि आने वाले 10-12 दिनों में कोई भी पैटर्न ऐसा ना हो जिसमें आपको आगे आके प्रॉब्लम हो रही हो। तो उम्मीद करता हूँ। और रही बात अरिथमेटिक की मैंने आपको बता दिया कि आपका जो मॉक के अंदर जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है, ये आपको लगता था कि आप कर सकते थे, उस टॉपिक को आपको उठाना और उसके कुछ 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप करिए, ताकि आपका वो पैटर्न जो है क्लियर हो सके। तो मैंने आपको रीजनिंग बता दिया और पूरा मैथ्स बता दिया, ठीक है। और आपको एक और चीज़ में आने वाले 1-2 दिनों में आपको जब या फिर एग्जामिनेशन आपका होगा उसके आसपास में मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए छोटा सा, कि आपको मॉक जो आपका आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से उस पेपर को अटैम्प्ट करना है, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी मार्क्स आ रहे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद में आने वाले 10-12 दिनों में आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आपकी बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी, कोई भी डाउट हो वहाँ पर आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट जो है जल्दी क्लियर कर दूंगा। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए।